हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर का नाम है सरल समीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्रम संख्या दी हुई है, समीकरण दिए हुए हैं और उसके बाद चर का मान दिया हुआ है। इसमें हमें यह बताना है कि समीकरण संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। इसका मतलब इसमें हमें क्या करना है, जो चर का मान है x = 3, जो हमें वैल्यू मिली है उसको हमें इन इक्वेशंस में पुट करना है। उसके बाद हमें बताना है कि समीकरण संतुष्ट होते हैं या नहीं। इसका मतलब दोनों साइड इक्वल आती है या नहीं आती है। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट है ये करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में x + 3 = 0 है, ठीक है, और x की वैल्यू हमें 3 दी हुई है। तो x की वैल्यू 3 को हम यहाँ पर पुट करेंगे। 3 प्लस और 3 = 0। 3 + 3 ये तो 6 हो जाएगा, = 0। तो यहाँ पर 6 आया है और यहाँ पर 0 है। मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आई है। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसीलिए यहाँ पर जो ये पूछा गया है कि समीकरण संतुष्ट होते हैं या नहीं, तो इसमें हम लिख देंगे नहीं, क्योंकि हमारी दोनों साइड इक्वल नहीं आई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इसी तरह हम सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट है x + 3 = 0 और x की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर पुट करना है। x की वैल्यू 0 है, 0 रखेंगे, प्लस 3 = 0। कोई भी संख्या हो उसमें जब हम 0 को ऐड करते हैं तो वही सेम संख्या हमें मिलती है। तो 3 + 0 क्या हो जाएगा, 3 = 0। यहाँ पर भी दोनों साइड इक्वल नहीं आई है, तो इसमें भी हम यही लिखेंगे कि समीकरण संतुष्ट नहीं होते। इसमें भी हम लिख देंगे नहीं, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। x + 3 = 0 और x की वैल्यू हमें रखनी है -3, ठीक है। x की जगह हम क्या रखेंगे, -3 प्लस 3 = 0। देखो, अब एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो अब देखो, 3 में से जब हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, = 0। यहाँ पर दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण संतुष्ट होते हैं, हाँ। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। x - 7 = 1 और x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 7 रखनी है, ठीक है। तो x की जगह पुट करेंगे 7 -7 = 0। यहाँ पर देखो, 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 यहाँ पर 1 है, =1। यहाँ पर भी दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर भी नहीं, समीकरण संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक। अब हम फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। x - 7 = 1 और यहाँ पर हमें x की वैल्यू 8 रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, x की वैल्यू 8 रखेंगे, -7 = 1। 8 में से 7 घटाएंगे, 1 = 1। देखो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है दोनों, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, समीकरण संतुष्ट होते हैं, हाँ, ठीक है। अब हम सिक्स्थ पार्ट कर लेते हैं इसी का। सिक्स्थ पार्ट है 5x = 25 और x की वैल्यू हमें 0 रखनी है। तो देखो, x की वैल्यू 0 रखेंगे, 5, देखो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 5 इसका गुणांक है।
यहाँ पर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो 5 गुणा में x की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 इज इक्वल्स टू 25। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। 0 इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नहीं। ठीक है, अब 7th पार्ट कर लेते हैं। 5x इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पर हमें x की वैल्यू 5 रखनी है, तो देखो x की वैल्यू हम 5 रखेंगे। 5 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 25। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बचो 25 इज इक्वल्स टू 25। तो देखो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाँ 7th हो गया। अब 8th पार्ट कर लेते हैं। 5x इज इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू यहाँ पर हमें -5 रखनी है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू -5 इज इक्वल्स टू 25। तो देखो 5 5 25, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस इज इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों साइड इक्वल नहीं है क्योंकि ये माइनस का 25 है और ये पॉजिटिव का 25 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे नहीं। ठीक है, अब 9th पार्ट है m/3 इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर हमें m की वैल्यू -6 रखनी है। ठीक है, -6/3 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर देखो इसको हम 3 के पहाड़े से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आया, -2 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर भी दोनों साइड इक्वल नहीं है क्योंकि ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं, यहाँ पर लिख देंगे नहीं। 10th पार्ट कर लेते हैं। अब हम इसी का 10th पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हमें m/3 इज इक्वल्स टू 2 और m की जगह हमें 0 रखना है। 0/3 इज इक्वल्स टू 2। देखो यहाँ पर 0/3 है, किसी भी संख्या को 3 को हम इससे भाग करेंगे 0 से तो वो 0 ही हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू 2 होगा हमारे पास। तो देखो 0 इज इक्वल्स टू 2, तो दोनों साइड यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए गए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका a, n+5 इज इक्वल्स टू 19 और n की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 1 रखनी है यहाँ पर। तो हम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। 1 + 5 इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, एक में हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 19। यहाँ पर देखो दोनों साइड इक्वल नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण के हल नहीं है। पार्ट में हमें n की जगह क्या पुट करना है, -2, तो 7 × में n की जगह -2 + 5 इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, यहाँ पर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी लगेगा। 7 दूनी 14 + 5 इज इक्वल्स टू 19। यहाँ पर देखो एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है। माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ी रकम का चिन्ह लगाया जाता है। बड़ी रकम 14 है, 14 के आगे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। अब 14 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, इज इक्वल्स टू
19। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, अब हम सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट है, इसमें हमें n की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो देखो 7 गुणा में, 7 इसके साथ ही मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये बात याद रखना। कि आपको संख्या मिले, जैसे कि यहाँ पर होता 5x होता, तो यहाँ पर 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है। 5 जो है इसका गुणांक होता है, मतलब 5 इसके साथ गुणा हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है। n की वैल्यू हम रखेंगे 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 19, ठीक है। 7 दूनी 14 प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 19। 14 में हम 5 ऐड करेंगे, क्या आएगा 19 इज इक्वल्स टू 19। यहाँ पर हमारी दोनों साइड इक्वल आई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, समीकरण के हल है। p में हमें p की वैल्यू 1 रखनी है। 4 इंटू में p की वैल्यू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। 4 एकम 4 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 13। 4 में से 3 माइनस कर देंगे 1 इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ई पार्ट में हमें p की वैल्यू 0 पुट करनी है। 4 इंटू में 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाती है। माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। दोनों साइड इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ नहीं, ठीक है। आप पूरा लिख लेना, समीकरण के हल नहीं है। यहाँ पर हमें p की जगह -4 पुट करना है। 4 इंटू में p की जगह -4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस यहाँ पे -3 है इज इक्वल्स टू 13। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर देखो 16 और 3 19 हो जाएगा। दोनों संख्याएं माइनस की है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 13। दोनों साइड इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, समीकरण के हल नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो देखो प्रयत्न और भूल विधि होता क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है। देखो p की वैल्यू हमें दी नहीं हुई है, यहाँ पर हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। इसका मतलब p की हमें वैल्यू रखते जाना है और जब तक 17 नहीं आ जाता तब तक हमें रुकना नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू चलना है। तो यहाँ पर हम p की वैल्यू सबसे पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे रखते चलेंगे और जब हमारा 17 आ जाएगा तब हम वहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक है, और वहीं पर हम कह देंगे कि हाँ ये इसका हल है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले p की वैल्यू 1 रखेंगे, p इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। 5 इंटू में p की वैल्यू 1 रखी प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। अब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 17। 5 में 2 ऐड करेंगे 7 इज इक्वल्स टू 17। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये इसका हल नहीं है। अब हम p की वैल्यू
अब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। अब हम p की वैल्यू 2 मान लेते हैं। यहाँ पर 5p + 2 इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, 5 इंटू में p की वैल्यू 2 रखी, प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 17। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 + 2 इज इक्वल्स टू 17। 10 में 2 ऐड करेंगे 12 + 7 इज इक्वल्स टू 17। यहाँ पर भी दोनों साइड इक्वल नहीं आई है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये भी इसका हल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। p इज इक्वल्स टू 3 रख के देखते हैं। अब हम 5p + 2 इज इक्वल्स टू 17। 5 इंटू में p की वैल्यू 3 + 2 इज इक्वल्स टू 17। 5 तिया 15 + 2 इज इक्वल्स टू 17। 15 में 2 ऐड करेंगे 17 इज इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पर हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं, मतलब दोनों साइड इक्वल आ गई है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और p इज इक्वल्स टू 3 समीकरण का हल है। ठीक है, p इज इक्वल्स टू 3 समीकरण का हल है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 3m - 14 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर भी हमें m की वैल्यू रखते चलना है। सबसे पहले हम m की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, 3 इंटू में m की वैल्यू 1 रखी, माइनस में 14 इज इक्वल्स टू 4। 3 एकम 3 -14 इज इक्वल्स टू 4। देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ी रकम का चिन्ह, तो माइनस लगेगा। 14 में से 3 माइनस कर देंगे 11 इज इक्वल्स टू 4। दोनों साइड इक्वल नहीं आई है, तो इसका मतलब ये इसका हल नहीं है। अब हम m की वैल्यू 2 पुट करेंगे। m इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 3m - 14 इज इक्वल्स टू 4। m की जगह 2 पुट करेंगे, -14 इज इक्वल्स टू 4। 3 दूनी 6 -14 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर देखो 14 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 8 बचेगा और बड़ी रकम का चिन्ह यानी कि माइनस लग जाएगा, इज इक्वल्स टू 4। अभी भी दोनों साइड बराबर नहीं आई है। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। अब हम m की जगह 3 रख के देखते हैं। 3m - 14 इज इक्वल्स टू 4 में 3m की जगह 3 रखेंगे, -14 इज इक्वल्स टू 4। 3 तिया 9 -14 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 14 में से 9 घटाएंगे 5 आएगा और बड़ी रकम का चिन्ह यानी कि माइनस लग जाएगा, इज इक्वल्स टू 4। अभी भी हमारी दोनों साइड इक्वल नहीं आई है। ठीक है, तो हमें कोशिश करते रहना है जब तक इक्वल ना आ जाए। अब हम m की जगह 4 रख लेते हैं। ठीक है, 3m - 14 इज इक्वल्स टू 4। 3 m की जगह 4 - 14 इज इक्वल्स टू 4। 3 चौके 12 -14 इज इक्वल्स टू 4। माइनस प्लस माइनस होगा और बड़ी रकम का चिन्ह। 14 में से 12 घटाएंगे 2। अभी भी दोनों साइड इक्वल नहीं आई है। अब हम क्या रखेंगे, m की जगह 5 रखेंगे। 3m - 14 इज इक्वल्स टू 4। m की जगह 5 रखा। ठीक है, अब देखो 3 5 15 -14 इज इक्वल्स टू 4। 15 में से 14 गए 1 इज इक्वल्स टू 4। अभी भी दोनों साइड इक्वल नहीं आई है। अब हम क्या रखेंगे, m की जगह 6 रख के देखते हैं। तो देखो 3m - 14 इज इक्वल्स टू 4। 3 इंटू में m की जगह 6 रखा, -14 इज इक्वल्स टू 4।
3 छीं 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। 18 में से 14 माइनस करेंगे 4 इज इक्वल्स टू 4। तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, दोनों साइड इक्वल आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो m इज इक्वल टू 6 समीकरण का हल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए हुए हैं। इनसे हमें क्या बनाने हैं, समीकरण बनाने हैं। अभी तक हम क्या करते आए हैं, समीकरण को सोल्व करते आए हैं, लेकिन अब हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, और समीकरण होता क्या है, समीकरण में क्या होता है, बीच में इज इक्वल्स टू का साइन होता है। इस तरफ हमारे x हम मान लेते हैं x+3 है, और इस तरफ हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बीच में इज इक्वल्स टू का साइन लग जाता है तो वो हमारी समीकरण बन जाती है। ठीक है, और इसमें एक इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इस वाली साइड को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसमें हमारी चर होते हैं और अचर भी होते हैं, जैसे कि इसको हम चर बोल देंगे और इसको अचर। तो समीकरण में हमारा चर होना भी अत्यंत आवश्यक है, तभी वो एक समीकरण बनता है। और बीच में इज इक्वल्स टू होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर बीच में इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है, मतलब बराबर का साइन नहीं है, तो फिर वो समीकरण नहीं कहलाता है। समीकरण तब कहलाएगा जब बीच में बराबर का साइन होगा। ठीक है, अब हम इनको सोल्व करते हैं। देखो, कह रहा है कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है। मतलब क्या है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं x और 4, इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9 होता है ना, इसी तरह हमें यहाँ पर 5 की जगह x दिया हुआ है, तो हम ऐसे ही तो करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, x + 4 इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि हमें योग दिया हुआ है इन दो संख्याओं का, इसलिए हमने इनको जोड़ लिया और इनका योग कितना है, 9 है, इज इक्वल्स टू में 9। तो ये क्या बन गया, समीकरण बन गया हमारा। ठीक है, यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है, y में से 2 घटाने पर। y हमारे पास अंक मान, देखो y हमारे पास है, इसमें से हमें 2 घटाना है। 2 यहाँ पर घटाने के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस। ठीक है, y में से हमने 2 घटा दिया और हमें प्राप्त क्या होगा, 8 प्राप्त होगा, इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, जब हम y में से 2 घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, ये हमने समीकरण बना दिया। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है a का 10 गुणा। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो a 10 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। a का 10 गुणा 70 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10a इज इक्वल्स टू 70 हो गया ना। a का 10 गुणा मतलब 10 को हमें a से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, a का मतलब मल्टीप्लाई और उसके बाद 10, इसका 10 गुणा कितना है, 70 है। तो इसको हम जब हम a को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10a, क्योंकि हम संख्या को आगे रखते हैं और ये हमारा चर है तो इसको हम पीछे रखते हैं। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 70। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समीकरण क्या बनेगा, 10a इज इक्वल्स टू 70। ठीक है, नेक्स्ट है संख्या b को कोई संख्या है, उसको जब हम 5 से भाग देते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। तो देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, b संख्या है, इसको हमने 5 से भाग दिया, हमें 6 प्राप्त हुआ। लेकिन हमें अच्छे से समीकरण बनाना है तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो हम इसको लिख देंगे, भाग है यहाँ पर b, भाग को हम बटे बना देंगे, 5 को नीचे ले आएंगे, b बटे में 5
इज इक्वल्स टू 6 प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट कर लेते हैं। फिफ्थ है टी का 3/4 15 है। टी एक संख्या है, का मतलब मल्टीप्लाई, 3/4 का मतलब होता है 3/4। इसी तरह होता 1/4 तो उसका मतलब होता 1/4। 3/4, 3 ऊपर बटे में चौथाई का मतलब 4 इज इक्वल्स टू 15। इसको हम सही फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम टी को पीछे रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3/4 आगे और जो टी है ये हमारा चर है तो चर को पीछे रखेंगे इज इक्वल्स टू 15। ये हमारी समीकरण बन जाएगी। अब हम 6th पार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। तो इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे, m का 7 गुना, m को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 को तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 7 को आगे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m का 7 गुना, मतलब 7 को हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे हो गया। और 7 गुण m का 7 गुना हमने लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि 7 का योगफल, तो मतलब हमें योगफल का मतलब प्लस में 7 का योगफल बोला गया प्लस में 7। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमें कितना मिलता है, 77। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। चौथाई का मतलब क्या हुआ, x बटे में 4। ठीक है, जैसे हमने 3/4 का किया था 3/4, तो इसमें क्या दिया हुआ है, x की चौथाई मतलब x बटे 4 ऋण 4। तो ऋण का मतलब यहाँ पर होता है माइनस का 4 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है, इज इक्वल्स टू 4 हमें मिला है। तो ये हमने समीकरण बना दी। अब चलते हैं नेक्स्ट। 8th है यदि आप y के 6 गुणे में से y का 6 गुना बोला गया है तो y का 6 गुना का मतलब है 6y, पीछे भी किए हुए हैं इसी टाइप के, तो वो क्या हो जाएगा, ये 6y। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, y का 6 गुना मतलब y इंटू में 6, तो हम चर को पीछे रखेंगे 6y। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। 6y में से 6 घटाए मतलब माइनस में 6, इसमें से हमें 6 घटाना है और हमें फिर क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। ये हमें समीकरण बना दी। अब देखो 9th पार्ट है इसका, यदि आप z के 1/4 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। देखो z के 1/3 सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो 9th इक्वेशन है वो बना लिए, वीडियो बीच में रुक गई थी, बन नहीं पाई थी। सो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, z का 1/3 किया है, z गुणा में 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3। जैसे हमने चौथाई वाले में किया था, चौथाई का मतलब 4 तो बटे में 4 लगाया था, तिहाई का मतलब बटे में 3 लगाना है। में 3 जोड़े, प्लस में 3 जोड़ दिया, हमें प्राप्त क्या होता है, 30 इज इक्वल्स टू में 30 प्राप्त होता है। इसको हमने सही फॉर्म में लिख दिया बस। z को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी संख्या हो उसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आ गया z/3 प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। तो देखो अभी हमने 4th क्वेश्चन में क्या किया था, कथनों से हमने समीकरण बनाई थी, लेकिन यहाँ पर हमें बोला गया है कि समीकरणों से कथन बनाने हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखो p + 4 इज इक्वल्स टू 15 है, मतलब इन दोनों का योग कितना है, 15 है। तो हम ये लिख सकते हैं संख्याओं p और 4 का योग 15 है। ठीक है, सिंपल सरल भाषा में ही आपको लिख देना है। और अगर आप इसको अपने तरीके से बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आपका मन करे, जो आपको इजी लगे उस लैंग्वेज में आप बना सकते हो। संख्याओं
P और 4 का योग 15 है। ठीक है। सेकंड है m-7 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि m में से 7 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है। लिख देंगे m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है। थर्ड है 2m इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या है, m का 2 गुना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, m का 2 गुना 7 है। m का 2 गुना 7 है। ठीक है। फोर्थ है, देखो यहाँ पर m/5 इज इक्वल्स टू 3 है। m जो है 5 से भाग हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद है 3m/5 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर देखो m जो 3 है वो m से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये क्या है, m का 3 गुना, बटे में 5 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m के 3 गुना को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। ठीक है। m के 3 गुना को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 3p + 4 इज इक्वल्स टू 25, यानी 3p से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं p का 3 गुना। p का 3 गुना में 4 जोड़ने पर हमें 25 प्राप्त होता है। ठीक है। सिंपल सरल लैंग्वेज में आपको लिखना है, p के 3 गुना में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। ठीक है। 8th है 4p - 2 इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पर 4p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो p के 4 गुणा में से 2 घटाने पर हमें 18 प्राप्त होता है। ठीक है। यहाँ पर जो -2 है, इसका मतलब क्या है, 2 इसमें से हम घटा रहे हैं, तो p के 4 गुना में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है p/2 + 2 इज इक्वल्स टू 8। p 2 से भाग हो रहा है, तो लिख सकते हैं p को 2 से भाग देने पर, और +2 है और उसमें 2 का योगफल आपको क्या देता है, 8। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे p को 2 से भाग देने पर और 2 का योगफल आपको 8 देता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास कितने कंचे हैं, कुल 37 कंचे हैं। ठीक है। परमित के कंचों की संख्या को m लीजिए। तो इसमें हमें बोला गया है कि हमने परमित के जो कंचे हैं ना उनको m लेना है, तो हम लिख सकते, तो यहाँ पर हम लिख देंगे परमित के
जो यहाँ पर बोला हुआ हो सबसे पहले उसको लिख लेना है। परिमित के कंचों की संख्या इज इक्वल्स टू एम है। देखो यहाँ पर परिमित के पास जितने कंचे हैं, देखो इरफान कहता है कि उसके पास परिमित के पास जितने कंचे हैं, परिमित के पास कितने कंचे हैं, एम है, ठीक है। उसके 5 गुने से, मतलब इसको हमें 5 से गुणा करना है, 5 गुना बोला गया है। परिमित के पास जितने कंचे हैं एम, उनके 5 गुने से यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, से 7 अधिक कंचे हैं। 5 गुने से 7 अधिक है, 7 अधिक का मतलब प्लस में 7 होगा, अधिक का मतलब प्लस में 7, ठीक है। 7 अधिक है तो प्लस में 7 लिख दिया, इज इक्वल्स टू, और इरफान के पास 37 कंचे हैं, इज इक्वल्स टू में ये कुल कितना होगा, 37, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बन गई है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। देखो परिमित के पास कंचों की संख्या m दी हुई है। अब इरफान कहता है कि उसके पास कितने कंचे हैं, वो बताता है कि परिमित के पास जितने कंचे हैं ना, उनके 5 गुने से 7 अधिक है, मतलब प्लस 7, और कुल कितने कंचे हैं, 37 है, इज इक्वल्स टू में 37, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि लक्ष्मी की जो आयु है उसको हमें y वर्ष लेना है। लक्ष्मी की आयु इज इक्वल्स टू y, ठीक है। लक्ष्मी के पिता की जो आयु है वो 49 वर्ष है, तो इज इक्वल्स टू में तो हमें 49 ही रखना होगा, ठीक है। उनकी आयु लड़की की आयु के, लड़की की आयु कितनी है, y है, लड़की की आयु के 3 गुने से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 वर्ष अधिक है, अधिक का मतलब प्लस 4 करना होगा, ठीक है। यही बोला गया है कि लड़की की आयु के, y लड़की की आयु है, इसके 3 गुने से 3y हो गया, 4 वर्ष अधिक है, प्लस में 4, इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, 3y + 4 इज इक्वल्स टू 49। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को हमने L लेना है, तो यहाँ पर लिख देंगे न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक इज इक्वल्स टू L, ठीक है। हमें बोला गया है, उसके बाद इक्वेशन बनानी है। क्या कहता है, न्यूनतम अंक हमने L माने हैं। एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक L है, न्यूनतम अंक का दुगुना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दुगुना बोला है तो धन 7 है। बोला गया कि न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है, 2 से मल्टीप्लाई करके, धन का मतलब यहाँ पर है प्लस में 7 इज इक्वल्स टू, और कुल अधिकतम अंक कितने हैं, 87, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। कैसे किया हमने इसको, देखो उसके अधिकतम अंक कितने हैं, कैसे बता रहा है वो, कि न्यूनतम अंक L, न्यूनतम अंक का दुगुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, और धन 7 है, धन का मतलब, धन 7 का मतलब है प्लस 7 इज इक्वल्स टू, और कुल अधिकतम अंक कितने हैं, 87 इज इक्वल्स टू में 87, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। देखो मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, और याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। देखो मान लेते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो आधार कोण है
वो हमें बी डिग्री के दिए हुए हैं, ठीक है। और इसका जो शीर्ष कोण है वो प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, इसका दुगुना मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो दुगुना बना ना। जो आधार कोण है, आधार कोण कितना है बी, इसका दुगुना यानी कि 2, ठीक है। तो 2b इसका जो है ये शीर्ष कोण है, ठीक है। उसके बाद हमें यहीं से समीकरण बनानी है, यहाँ पर हम, और यहाँ पर देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण हमारे पास है b प्लस b प्लस 2b इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये कितने b हो गए, इसका आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो है ना, इसके आगे 2 3 4 b इज इक्वल्स टू 180, ये समीकरण बन गई, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।